हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1919 भारत सरकार अधिनियम। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी भूमिका। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है क्योंकि इसके निर्माण और उसे लागू करने वाले तत्कालीन एसओएस सचिव एडविन मॉन्टेग्यू वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इन अधिकारियों के नाम पर इस अधिनियम का नाम रखा गया था और 1919 के अधिनियम का तत्कालीन कारण 1916 का होम रूल लीग आंदोलन था तथा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आयोग की रिपोर्ट भी थी। इस अधिनियम का यह प्रयास था कि किसी भी वर्ग को कम से कम 10 वर्ष के लिए ब्रिटिश राज्य का समर्थक बना लिया जाए। 1919 के भारत शासन अधिनियम के पारित होने के कारण इसमें कौन कौन से कारण हैं। 1919 का भारत शासन अधिनियम जिन परिस्थितियों व कारणों में बना हुआ है निम्नलिखित हैं। सबसे पहला कारण इसमें पार्लियामेंटों की असफलता। उन्नीस सौ उन्नीस के पार्लियामेंटो सुधार भारतीयों को संतुष्ट करने में पूर्णतः असफल रहा। अतः भारत के राष्ट्रवादी व बुद्धिवादी इन सुधारों का विरोध कर रहे थे। दूसरा कारण है इसमें ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ। ब्रिटिश सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों ने भारतीयों के हृदय में असंतोष को जन्म दिया। जैसे कौन कौन सी थी ब्रिटिश सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियाँ। 1910 का भारतीय प्रेस एक्ट पारित किया जिसमें समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को कुचल दिया गया। और दूसरा है इसमें 1911 के राजद्रोह सभा अधिनियम द्वारा सरकार के विरुद्ध सभाएं करने में कठोर दंड की व्यवस्था की गई थी। तीसरा कारण है हमारा प्रथम महायुद्ध। जिस समय भारत में राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत हो रहा था उसी समय प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो रहा था। भारतीयों ने इस आपातकाल में ब्रिटेन का पूर्ण सहयोग दिया और परिणाम स्वरूप ब्रिटिश राजनीतिज्ञों के हृदय में भारतीयों की मांगों के प्रति विशेष सहानुभूति हुई। होम रूल लीग की स्थापना। 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा पूना और मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में स्वराज्य प्राप्ति हेतु आंदोलन शुरू कर दिया था। प्रथम महायुद्ध में भारतीयों की सहायता एवं सहयोग प्राप्त करने हेतु भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने अगस्त 1917 में एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी। यह घोषणा 1919 अधिनियम की आधारशिला थी। ये घोषणा ये थी कि अगर भारतीय हमें इसे प्रथम विश्व युद्ध में सहायता करते हैं तो हम उनके बारे में एक अच्छा सोचेंगे, एक अच्छी सरकार लाएंगे। ये थी वो 1919 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता। 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहली विशेषता है प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन एवं द्वैध शासन। 1919 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसके द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन अर्थात द्वैध शासन को दो भागों में बांट दिया गया था। सबसे पहला है इसमें आरक्षित या संरक्षित विषय थे और दूसरा है इसमें हस्तांतरित विषय थे। संरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर या राज्यपाल के द्वारा किया जाता था। इसमें महत्वपूर्ण राजस्व, वित्त, कानून और व्यवस्था जैसे विभाग आते थे और प्रांतों के राज्यपाल के नियंत्रण में थे, जबकि महत्वहीन या कम महत्वपूर्ण विषय जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन आदि हस्तांतरित विषय थे और इन विभिन्न प्रांतीय विधायिकाओं के निर्वाचन भारतीय सदस्यों के नियंत्रण में थे। यानी कि अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण में जैसे राजस्व इकट्ठा करना और वित्त यानी कानून बनाना, व्यवस्था
ऐसे विभाग तो अपने पास ले लिए और जो भारतीय जिन पे निर्वाचित थे उनको दे दिया। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन आदि हस्तांतरित विषय। इसी को द्वैध शासन, दोहरे शासन की संज्ञा दी गई थी। निचले सदन को विधानसभा कहा जाता था और ऊपरी सदन को राज्य परिषद कहा गया था। प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों को सम्मिलित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर के प्रति उत्तरदायी कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी। इन सदस्यों की नियुक्ति भारत मंत्री की सिफारिश पर ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की जाती थी। तीसरा कारण है इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार या पृथक निर्वाचन प्रणाली। इसी 1919 अधिनियम के तहत ही 1909 के पार्लियामेंट सुधारों के द्वारा लागू सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को समाप्त करने के स्थान पर उसका विस्तार कर दिया गया। अब यह मुसलमानों के साथ सिखों, भारतीयों और भारतीय ईसाई और एंग्लो या आंग्ल भारतीयों तक विस्तारित कर दिया गया, यानी इनके लिए एक पृथक निर्वाचन प्रणाली बना दी गई। प्रांतीय विधायी परिषदों का पुनर्गठन। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधायी परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि कर दी गई। बड़े प्रांतों की परिषदों में अधिक से अधिक 110 और छोटे प्रांतों की परिषद में कम से कम 60 सदस्य रखने की व्यवस्था की गई और इन सदस्यों में कम से कम 60% सदस्य निर्वाचित होने आवश्यक थे। पांचवी विशेषता है केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों की नियुक्ति। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या 1 से बढ़ाकर 3 कर दी गई। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में। शिक्षण विशेषता है इसमें शक्ति विभाजन। 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन भी किया गया। ऐसे विषय जो लगभग सारे देश से संबंधित थे वे केंद्र के अधीन रखे गए, जिनको केंद्रीय विषय कहते हैं, तथा प्रांतीय हितों से संबंधित विषय को प्रांतों के अंतर्गत रखे गए। प्रांतीय सूचियाँ। द्विसदनात्मक केंद्रीय व्यवस्था का निर्माण है। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय स्तर पर एक सदनात्मक व्यवस्था के स्थान पर द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई और इन दोनों सदनों के नाम केंद्रीय विधानसभा तथा राज्य परिषद रखे गए। निर्वाचन तथा मताधिकार। इस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई और इसके द्वारा मताधिकार में वृद्धि की गई। इस अधिनियम के तहत भारत की लगभग 100% जनता को मताधिकार दिया गया। यहाँ पर महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया था। मताधिकार वयस्क प्रणाली को अपनाया गया। केंद्र में अनुत्तरदायी शासन। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में तो आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, लेकिन केंद्रीय स्तर पर पहले की तरह ही अनुत्तरदायी शासन को बनाए रखा। अब इसकी हम देखेंगे आलोचना। सबसे पहली आलोचना है इसमें द्वैध शासन प्रणाली। 1 अप्रैल 1921 से भारत के 8 प्रांतों बंगाल, बिहार, मद्रास, असम, बम्बई और संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब में द्वैध शासन को लागू किया गया और द्वैध शासन में शक्तियां गवर्नर के हाथों में रहीं। प्रांतीय शासन का विभाजन किया गया और वह अविवेकपूर्ण, अव्यवहारिक था। इसके कारण शासन के विभिन्न विभागों में मतभेद उत्पन्न होने लगे। तीसरी इसके आलोचनात्मक है अपर्याप्त प्रांतीय द्वैध शासन। महत्वपूर्ण विषय जैसे वित्त, सिंचाई, कानून व्यवस्था, शिक्षा, कारखाने, बिजली, श्रम आदि संरक्षित विषयों पर गवर्नर राज्यपाल की कार्यकारिणी परिषद का नियंत्रण था। कम महत्व के विषय मंत्रियों को दिए गए थे। निष्कर्ष है हमारा, इन सभी दोषों के बावजूद भी 1919 अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास का महत्वपूर्ण चरण है। इस अधिनियम में पूर्णतः नहीं लेकिन कम से कम आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। इससे भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ा। भारतीय मंत्रियों के वेतन व भत्तों को भारतीय राजस्व से न देकर ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा। ये था हमारा 1919 भारत शासन अधिनियम। अगर स्टूडेंट आप इन पॉइंटों को ऐसे इसको उत्तर पॉइंट बना के उत्तर लिखते तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। और एक अच्छा क्वेश्चन लिखने का यही तरीका होता है कि पहले उसकी भूमिका लिखो, फिर उसके जो भी वो पूछता है क्वेश्चन या विशेषताएं
कुछ भी जो भी है उसको लिखो, उसको पॉइंट बना बना कर लिखने से नंबर अच्छे मिलते हैं। लास्ट में निष्कर्ष लिखने से पूरा क्वेश्चन सही होता है। ओके स्टूडेंट।